जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस में। हम लोग इकोनॉमिक जो बात कर रहे थे, एक नया चैप्टर शुरू हुआ था आपका एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में जो नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन था एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो हमने बता दिया था। आज हम लोग थोड़ा और जानेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। देखिए, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है भारत का सबसे जो इकोनॉमी में आपके जो 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस। ठीक है, तीनों में सबसे बड़ा जो आपका सेक्टर है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ एक बड़ा सेक्टर ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ कह सकते हैं कि ये आपका जो है इकोनॉमी बट इज द बिगेस्ट सेक्टर टू, मतलब ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी सबसे बड़ा आपका प्राइवेट सेक्टर है। कि निजी अगर हम लोग क्षेत्र में देखें तो भारत में जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो सिर्फ एक बहुत बड़ा सेक्टर, मतलब जो हमारे तीनों इकोनॉमी के जो आपके सेक्टर हैं, इंडस्ट्रियल, सर्विस और एग्रीकल्चर, इन तीनों में सबसे बड़ा सेक्टर है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि ये आपका सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर भी है। ठीक है, सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर भी है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जो एग्रीकल्चर यानी कृषि से जो इनकम होती है, कृषि से जो इनकम होती है वो टैक्स नहीं लगता है, उस इनकम पर टैक्स पेबेबल यानी कि टैक्स नहीं दिया जाता है। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कह सकते हैं कि कृषि से जो आपका इनकम हुआ उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर है जो टैक्स, मतलब इस पर टैक्स नहीं लगता है, जो भी है। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा जो, मतलब आपको पता होगा जो सेक्टर जो आपका होता है, एक आपका ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, एक आपका अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज मतलब उनको पता होता है कि मतलब जो काम है उनका फिक्स होता है। ठीक है, डे ड्यूटी उनकी फिक्स होती है, सैलरी सब कुछ, टर्म जो भी आपका चीज़ें हैं वो सब फिक्स होता है। अनऑर्गेनाइज का जो होता है वो डेली उनका फिक्स नहीं होता है, कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला। तो आपका एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये भारत में सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लगभग जितने भी आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उसका 90% एग्रीकल्चर से आता है, 90%। और आज के समय में अगर हम इनकी जनसंख्या देखें तो ये लगभग 40 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 40 करोड़। ठीक है, अब ये तो हमारा कह सकते हैं कि कुछ नेगेटिव पॉइंट है। अब हम लोग कुछ अगर एग्रीकल्चर के कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखें तो पॉजिटिव पॉइंट में हमारे देश से जो एक्सपोर्ट होता है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपको जो एग्री प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कृषि से जो मतलब जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं उनका हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो भारत जो है वो पूरे विश्व में मतलब कह सकते हैं कि लीडिंग पोजीशन पर है। ठीक है, एग्रीकल्चर का हम लोग 2.5% एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है यूएस में, सऊदी अरेबिया, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश में। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चर का जो डायरेक्ट जो रिलेशन है, एग्रीकल्चर का डायरेक्ट रिलेशन है वो है आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ और हमारे नेशनल इनकम पे। अगर एग्रीकल्चर पे ग्रोथ होगा, अगर एग्रीकल्चर का ग्रोथ अगर 1% होता है, अगर एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है, जो कृषि का जो कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है, जो उत्पादन है, अगर वो 1% ग्रोथ करता है तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 0.5% ग्रोथ करता है, और जो नेशनल इनकम है वो 0.7% ग्रोथ करता है। मतलब अगर हमारा एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है, अगर जो हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ है अगर वो 1% है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा 0.5% और नेशनल इनकम होगा 0.7%। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ से और नेशनल इनकम से। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमारा एग्रीकल्चर अगर सबसे बेस्ट हो, अगर बढ़िया हो, तो ये दोनों सेक्टर को हेल्प कर सकता है। ठीक है, अगला है कि अगर 1% इंक्रीज होगा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन में, अगर उसमें हम सिर्फ 1% अगर एक्सपोर्ट में बढ़ा दें, अगर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, अगर उसमें 1% का अगर इजाफा आ जाए, ग्रोथ आ जाए, तो वो लगभग आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मनी फ्लो होगा वो आपका 8,500 करोड़ के आसपास जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखें तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जो लैंड है, जो क्रॉप्ड जो एरियाज है,
वो सीजन पे डिपेंड करता है, यानी मानसून पे डिपेंड करता है। और मानसून जो है आपका अनइवन है, यानी कि कभी मतलब बारिश हुई, कभी बारिश नहीं हुई, ठीक है। लगभग आपका 66.1% जो क्रॉप्ड एरिया है वो मानसून पे डिपेंड करता है। सिर्फ 34% ऐसा एरिया है जो इरिगेटेड एरिया है। तो 34% आपका जो है सिर्फ इरिगेशन पे डिपेंड करता है, अदरवाइज 66% जो आपका एरिया है वो मानसून पे डिपेंड करता है। ये सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए गवर्नमेंट समय समय पे बहुत सारी स्कीम्स ला रही है जो बेनिफिट है इसके लिए, ठीक है। देखिए अभी आपका जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इसमें आपके जो दोनों सेक्टर थे, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या सर्विस सेक्टर हो, ठीक है, दोनों पे आपका इफेक्ट पड़ा था। दोनों का जो आपका ग्रोथ था वो नेगेटिव में था, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जो कोरोना पैंडेमिक में भी इसका जो ग्रोथ था वो पॉजिटिव था, ठीक है। और 2020-21 में जो हम लोग फूड ग्रेन्स जो आपके अनाज हैं, उस अनाज का प्रोडक्शन जो था वो कह सकते हैं कि बहुत मतलब ज़बरदस्त हुआ है, ठीक है। 296.65 मिलियन टन, ये आपका 2020-21 का 2020-21 का ये प्रोडक्शन है दोस्तों, 296.65 मिलियन टन, ठीक है। जो पिछले साल था आपका 2019-20 में 291.95 मिलियन टन, यानी कि आपका पिछले साल से 4 या 5 टन ज़्यादा, ठीक है। और जो आपके क्रॉप्स हैं, जो अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनका जो प्रोडक्शन हुआ है पिछले साल इस साल में, तो वो कौन कौन से हैं? 2020-21 में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है वो क्या है? तो आपका जो गेहूं है, गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है इस साल 108.3 मिलियन टन, चावल का 118.3 मिलियन टन, और जो आपके न्यूट्री सीरियल्स हैं यानी कि जो आपके पोषक अनाज हैं उनका हुआ है 46.23। सबसे ज़्यादा हुआ है चावल का 118.3 मिलियन टन, ठीक है। ये आपका जो आपके फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है ये एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जो मेनली जो फैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, उस पर हम लोगों ने इस वाले जो पार्ट में हमने बात कर ली है। अब अगले वीडियो से हम लोग बात करेंगे जो क्रॉप्स पैटर्न है भारत में। आपको पता होगा कि 2 इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स पैटर्न है जिनको 2 टर्म दिया गया है, आपका खरीफ और रबी, ठीक है। जो आपका खरीफ है और जो रबी है ये दोनों आपके अरेबिक वर्ड हैं, ठीक है, दोनों अरेबिक वर्ड हैं। खरीफ जो है इसका मतलब होता है ऑटम, यानी कि पतझड़, ठीक है। और जो आपका रबी है इसका मतलब होता है स्प्रिंग, जो बसंत, ठीक है। तो ये आपके 2 मेनली टर्म दिया गया है भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो उसको समझने के लिए खरीफ और रबी। खरीफ आपका मेनली जुलाई से अक्टूबर तक और अक्टूबर से मार्च तक आपका मेनली रबी होता है। इसके अलावा तीसरा आपका एक और है इम्पॉर्टेंट, वो है आपका जायद, ठीक है। तो ये 3 आपके क्रॉपिंग पैटर्न है भारत में, और सेम यही क्रॉपिंग पैटर्न आप देखेंगे बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल वाले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।